This is today's the Hindu newspaper analysis session in which we will discuss mainly four issues. The first issue is on improving wind energy generation. In this article, we will discuss about the status of wind energy in India. The second issue is about borrowing powers of state under Article 293. And the third issue is declining health spendings risk sustainable development goals. In this article, we will discuss about declining health spendings in lower income and lower middle income countries. And the fourth issue is related to mpox disease. So let's discuss all the issues in detail. In this article, we will discuss about what is the status of wind energy in India. Why in use? The Tamil Nadu government released the Tamil Nadu Repowering, Refurbishment and Life Extension Policy for Wind Power Project 2024 in August this year. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अगस्त मंथ में तमिलनाडु रिपावरिंग रिफर्बिशमेंट एंड लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट 2024 ये प्रोजेक्ट रिलीज किया है ताकि विंड एनर्जी को बूस्ट किया सके. तमिलनाडु विच इज अ पायनियर इन विंड मिल इंस्टॉलेशन हैज विंड टर्बाइंस दैट हैज ओवर 30 ईयर्स ओल्ड. तमिलनाडु विंड मिल इंस्टॉलेशन के मामले में टॉप पर है अदर स्टेट से अगर कंपेयर किया जाता है. बट यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो विंड मिल हैं उनकी टर्बाइंस अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड हो चुकी हैं. अगर तमिलनाडु के अंदर विंड मिल एनर्जी को इंक्रीज करना है तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि टर्बाइंस को रिपावरिंग किया जाए, रिफर्बिशमेंट किया जाए. व्हाट इज द विंड एनर्जी कैपेसिटी एंड पोटेंशियल इन इंडिया? इंडिया के अंदर विंड एनर्जी कैपेसिटी और पोटेंशियल से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. According to National Institute of Wind Energy (NIWE), India has wind power potential for 1,163.86 gigawatt at 150 meters above ground level and is ranked fourth in the world for installed wind energy capacity. इंडिया के अंदर अगर ओवरऑल विंड पावर पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर 1163.86 गीगावाट एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी है. बात अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की जाए तो इंडिया वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पर आता है. गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश are the leading state for installed wind energy capacity, collectively contributing 93.37% of the country's wind power capacity installation. इंडिया के कुछ स्टेट सच एज गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश ये वो स्टेट हैं जो कि ओवरऑल विंड एनर्जी का 93.37% कैपेसिटी रखते हैं. इट मीन्स इन स्टेट के अंदर पूरा कंट्री का 93.37% विंड पावर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन है. At 120 meter above ground level, which is the normal height of the wind turbine now, the potential is 695.51 gigawatt, including 68.75 gigawatt from Tamil Nadu. बिकॉज विंड टर्बाइंस जो होते हैं वो ग्राउंड सरफेस से थोड़ा हाई होते हैं. बात अगर 120 मीटर विंड टर्बाइंस की जाए तो इसके थ्रू इंडिया के अंदर जो कैपेसिटी है वो 695.51 गीगावाट है. तमिलनाडु के अंदर इसका 68.75 गीगावाट कैपेसिटी तमिलनाडु के अंदर है. इससे पहले हमने देखा था कि जो टारगेट ये जो पोटेंशियल है 1163.86 का जो ये इंडिया के अंदर विंड पावर जनरेट करने का जो पोटेंशियल है ये 150 मीटर अबव ग्राउंड लेवल के हिसाब से है. इट मीन्स अगर टर्बाइंस को 150 मीटर अबव इंस्टॉल किया जाता है तो इंडिया के अंदर 1163.86 गीगावाट एनर्जी यहाँ पर विंड के थ्रू जनरेट किया सकता है. बट अगर 120 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल टर्बाइंस को अगर इंस्टॉल किया जाता है तो इसके थ्रू 695.51 गीगावाट एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी इंडिया के पास है. Only about 6.5% of this wind potential is used at the national level and nearly 15% in Tamil Nadu. तमिलनाडु के अंदर जितना विंड टर्बाइंस के थ्रू एनर्जी जनरेट किया जाता है उसका 6.5% एनर्जी नेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और बाकी 15% जो एनर्जी है तमिलनाडु का वो तमिलनाडु स्टेट यूज करता है. Tamil Nadu has seen the installation of wind turbines since the 1980s and today it has the second largest installed wind energy capacity with 10,603.5 megawatt. तमिलनाडु स्टेट की बात इसलिए की जा रही है बिकॉज विंड एनर्जी को बूस्ट करने के लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वो तमिलनाडु के अंदर किया गया है
और यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं बिकॉज तमिलनाडु के अंदर 1980 से विंड टर्बाइंस यहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे, बट इन इंस्टॉलेशन के अंदर टरबाइन काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं। उन टरबाइन को रिफर्बिशमेंट करने के लिए, रिन्यू करने के लिए यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु के पास जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो 10,603 मेगावाट एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी है। बाद अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की जाए तो सेकंड नंबर पर आता है और फर्स्ट नंबर पर गुजरात आता है। इट हैज अबाउट 20,000 विंड टर्बाइंस इन द स्टेट। पूरे स्टेट के अंदर अबाउट 20,000 विंड टर्बाइन है। हाउ आर विंड टर्बाइन मेंटेन? विंड टर्बाइन को किस तरह से मेंटेन किया जाता है? विंड टर्बाइन दैट आर मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड और हैव लेस देन 2 मेगावाट कैपेसिटी कैन बी कंप्लीटली रिप्लेस्ड विद द न्यू टर्बाइंस विच इज नोन एज रीपावरिंग। टर्बाइंस जो कि 15 ईयर्स ओल्ड हैं या जिनकी कैपेसिटी 2 मेगावाट से कम है, उन टर्बाइंस को न्यू टर्बाइन के साथ कंप्लीटली रिप्लेस किया जाता है। इसको हम रीपावरिंग बोलते हैं। दे कैन ऑल्सो बी रिफर्बिश्ड बाय इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द टर्बाइन, चेंजिंग द ब्लेड्स, इंस्टॉलिंग अ हायर कैपेसिटी गियर बॉक्स एटसेट्रा टू इम्प्रूव द एनर्जी जनरेटेड। एनर्जी जनरेशन को इम्प्रूव करने के लिए टरबाइन के हाइट को इंक्रीज किया जा सकता है, ब्लेड्स को चेंज किया जा सकता है, हायर कैपेसिटी गियर बॉक्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं। इस प्रोसेस को रिफर्बिश्ड बोला जाता है। यहाँ पर दो टर्म हम देख सकते हैं। पहला टर्म रिपावरिंग है। रिपावरिंग का मतलब है कि जो ओल्ड टरबाइन है इनको पूरी तरह रिप्लेस किया जाए। और यहाँ पर रिफर्बिशमेंट का मतलब है कि टरबाइन की जो हाइट है उसको इंक्रीज किया जाए, ब्लेड को चेंज किया जाए। What is the way forward? Among the wind energy generating state, the repowering potential is the highest in Tamil Nadu with over 70,000 megawatt of installed capacity that can be replaced or refurbished. विंड जनरेटिंग स्टेट जितने भी हैं, इन सभी स्टेट का अगर तमिलनाडु के साथ कंपेयर किया जाए तो तमिलनाडु के अंदर रिपावरिंग पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पर अबाउट 7,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को यहाँ पर रिप्लेस किया जा सकता है, रिफर्बिश किया जा सकता है। अगर इन्हें रिप्लेस या रिफर्बिश किया जाता है तो इसके थ्रू तमिलनाडु के अंदर विंड के थ्रू एनर्जी जनरेशन को काफ़ी बूस्ट किया जा सकता है। If the small turbines are repowered or refurbished, the contribution of wind energy to total energy consumed during the peak windy season can go up easily by 25%. तमिलनाडु के अंदर अगर विंड इंस्टॉलेशन में स्मॉल टर्बाइंस को रिपावर किया जाता है, रिफर्बिश किया जाता है, तो विंड एनर्जी का जो लेवल है उसको काफ़ी हद तक इंक्रीज किया जा सकता है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अबाउट 25% मोर एनर्जी जनरेट इसके थ्रू की जा सकती है। In this article, we will discuss about borrowing powers of state under Article 293, and we will also discuss about Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, which is also known as FRBM Act. The central government in 2023 imposed a net borrowing ceiling on the state of Kerala to restrict the maximum possible borrowing that the state can make under the law. Last year, central government ने केरला गवर्नमेंट के लिए नेट बोरोइंग सीलिंग यहाँ पर इम्पोज किया था, जिसके थ्रू ये लिमिट कर दिया गया था कि केरला स्टेट कितना बोरोइंग कर सकता है। दिस सीलिंग इज 3% ऑफ द प्रोजेक्टेड ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सीलिंग यहाँ पर इम्पोज किया गया था वो जीडीपी का, इसकी जीडीपी का 3% तक ही ये बोरोइंग कर सकता है, इससे ज़्यादा बोरोइंग नहीं कर सकता। The NBC now encompasses all borrowing avenues, including open market loans, financial institutions loans, and liabilities from the public account of the state. ये जो यहाँ पर सीलिंग 3% फिक्स किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से बोरोइंग के लिए, अब ये जो सीलिंग है ये ऑल बोरोइंग एवेन्यूज पर यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है, इंक्लूडिंग अगर केरला स्टेट ओपन मार्केट से लोन लेता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लोन लेता है और किसी भी इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लेता है तो ओवरऑल 3% से ज़्यादा ये स्टेट लोन नहीं गेन कर सकता। व्हाट इज द केरला मूव ऑन दिस इशू? इस इशू पर केरला क्या क्या स्टैंड रहा है? दिस इज वेरी लॉसफुल टू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द केरला एज इट फेसेस डिफिकल्टीज टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो 3% का कैपिंग केरला स्टेट के लिए किया है, ये केरला की फाइनेंशियल पोजिशन के लिए एक लॉसफुल इनिशिएटिव है
और जिसकी वजह से केरला स्टेट अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए बहुत सारे डिफिकल्टीज यहाँ पर फेस कर रहा है। बाय दिस मूव इट हैज रेस्ट्रेंड फ्रॉम इन्वेस्टिंग फर्दर इन डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर एक्टिविटी। केरला को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो अपने डेवलपमेंटल और वेलफेयर एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करने के लिए मनी एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहा है। इट हैज ऑल्सो इग्नाइटेड पॉलिटिकल एंड लीगल कंट्रोवर्सीज व्हिच हैव क्रिएटेड एन इनकम्पैटिबल सिचुएशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। केरला और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो ये इशू है, इस इशू ने पॉलिटिकल एंड लीगल कंट्रोवर्सीज को अगेन इग्नाइटेड कर दिया है, और सेंटर और स्टेट के बीच के जो रिलेशन है उसको कहीं ना कहीं इसने इनकम्पैटिबल करने का काम किया है। Kerala approached the Supreme Court of India on the issue of the encroachment on the executive power that is conferred on the state under Article 293 of the Constitution of India to borrow on the security and guarantee of the consolidated fund. Because Kerala स्टेट या फिर एवरी स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 293 के अंदर कुछ एग्जीक्यूटिव पावर मिली होती हैं, और ये जो एग्जीक्यूटिव पावर मिली होती हैं ये बोरो करने से रिलेटेड है। स्टेट के अंदर और सेंटर के अंदर भी यहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड होते हैं। उस फंड से कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर से और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से यहाँ पर मनी बोरो कर सकती है, ये इसको पावर दी गई है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट केरला गवर्नमेंट की इस पावर को कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट करने की कोशिश की है, जिसके अगेंस्ट केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ उसने अप्रोच किया है। द स्टेट हैज एलिज्ड दैट द स्टेट फिस्कल ऑटोनॉमी एज गारंटेड एंड enshrined इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन इलीगली curtailed बाय द सेंटर। केरला गवर्नमेंट का कहना है कि केरला गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उसको पावर मिली हुई है, फिस्कल ऑटोनॉमी उसको जो मिली हुई है, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इलीगली तरीके से कर्टेल करने की कोशिश की है। दिस हैज बीन द फर्स्ट केस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट वेयर इन आर्टिकल 293 हैज कम अप फॉर द इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब आर्टिकल 293 को सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करना पड़ रहा है। बोरिंग पावर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सेंटर और स्टेट की बोरिंग पावर्स क्या क्या है और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द बोरिंग पावर्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट बोरिंग करने की पावर कुछ रखते हैं, और ये जो प्रोविजन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 292 एंड 293 का प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 292 गिव बोरोइंग पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बोरो लोन्स अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 292 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बोरो कर सकता है, लोन बोरो कर सकता है। आर्टिकल 293 एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू बोरो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। आर्टिकल 293 जो एम्पावर करता है वो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि स्टेट गवर्नमेंट टेरिटरी ऑफ इंडिया के किसी भी स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से वो मनी बोरो कर सकता है। In both cases, the extent of borrowing may be fixed from time to time by law enacted by Parliament and the state legislature respectively. दोनों केसेस में ये प्रोविजन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो बोरो करेगा वो उसका एक लिमिट होगा। ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड तरीके से बोरो कर सकता है। इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ इनेक्ट किया गया है उसके थ्रू यहाँ पर इसको लिमिट किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू लॉ इनेक्ट किया जाता है, उसके थ्रू यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बोरिंग को लिमिट किया जा सकता है। As in Article 293, the Government of India may grant loans to any state subject to conditions laid down by any law made by Parliament up to the limit fixed under Article 292. आर्टिकल 293 के अकॉर्डिंग जिस तरह से स्टेट बोरो कर सकते हैं, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बोरो कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोरो कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्टेट बोरो करते हैं तो ये पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ इनेक्ट किया गया है इससे रिलेटेड ये उसके हिसाब से यहाँ पर इसको मनी प्रोवाइड कराया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो प्रोवाइड गारंटीज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स रेज बाय एनी स्टेट। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर लोन बोरो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अपॉन यहाँ पर गारंटी प्रोवाइड करती है। Article 293 impose a restriction on the state government if the repayment of loan or the guarantee which has been given by the government of India is still outstanding। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ बोरोइंग्स गिवन किया है और अगर उसको रीपेमेंट या आउटस्टैंडिंग किसी स्टेट के पास है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट के बोरोइंग को रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है उस पर। इट मीन्स अगर प्रीवियस आउटस्टैंडिंग्स क्लियर नहीं है किसी स्टेट के तो नेक्स्ट बोरोइंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है।
फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 टू एलिमिनेटिंग रेवेन्यू शॉर्टफॉल। रेवेन्यू शॉर्टफॉल को एलिमिनेटिंग करने के लिए FRBM एक्ट जो कि 2003 में लाया गया था, इसका क्या रोल है? टू इम्प्लीमेंट द मैंडेट इन आर्टिकल 292 द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट 2003 वाज इनेक्टेड। आर्टिकल 292 के जो मैंडेट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए FRBM एक्ट 2003 में इनेक्ट किया गया था। इट वाज इनेक्टेड टू मेंटेन फिजिकल रेस्ट्रेंट बाय एस्टैब्लिशिंग गोल्स सच एज द एलिमिनेशन ऑफ रेवेन्यू शॉर्टफॉल एंड द रिडक्शन ऑफ फिजिकल डेफिसिट। FRBM जो कि 2003 में इनेक्ट किया गया था, ये इसलिए इनेक्ट किया गया था ताकि फाइनेंशियल रेस्ट्रेंट को मेंटेन किया सके, और इसको मेंटेन करने के लिए स्पेशली यहाँ पर टू टारगेट रखे गए। एलिमिनेशन ऑफ रेवेन्यू शॉर्टफॉल पहला टारगेट था, सेकंड था रिडक्शन ऑफ फिजिकल डेफिसिट। ये दो टारगेट के थ्रू यहाँ पर फिजिकल रेस्ट्रेंट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ये FRBM यहाँ एक्ट इनेक्ट किया गया था। To eliminate the revenue shortfall and the budgetary deficit, a target of 3% of GDP is established for the center yearly fiscal deficit ratio. रेवेन्यू शॉर्टफॉल को एलिमिनेट करने के लिए और बजटरी डेफिसिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक टारगेट रखा गया है। जीडीपी के 3% से ज़्यादा यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट नहीं होगा, ऐसा टारगेट यहाँ पर रखा गया है। As in the center's directive, state enacted their own piece of legislation to control their fiscal deficit. सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के बाद यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ये कंपलसरी कर दिया गया है कि स्टेट भी अपने फाइनेंशियल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए स्टेट लेवल पर पीस ऑफ लेजिस्लेशन को इनेक्ट करें। द FRBM Amendment Act 2018 required the central government to ensure that the fiscal deficit did not surpass 3% of the GDP and that the total public debt did not surpass 60% of GDP. FRBM एक्ट के अंदर 2018 में एक अमेंडमेंट किया जाता है। इस अमेंडमेंट के अंदर ये प्रोविजन कर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि फिजिकल डेफिसिट जीडीपी के 3% को सरपास नहीं करना चाहिए, और टोटल पब्लिक डेप्ट जो है वो जीडीपी के 60% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये FRBM अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंदर प्रोविजन किया गया। सेंटर्स रेस्ट्रिक्शन ऑन द बोरिंग लिमिट ऑफ द स्टेट टू so as to attain fiscal consolidation by restricting the fiscal deficit and without considering the financial position of the state is an encroachment of the autonomy of the state। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट आज स्टेट की बोरिंग्स को लिमिट कर रही है या उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर रही है विदाउट फाइनेंशियल पोजिशन को जाने बिना, ये कहीं ना कहीं स्टेट की जो ऑटोनोमी है उसके ऊपर एक इंक्रोचमेंट है। इट ऑल्सो लोअर द दियर एबिलिटी टू बजट बैलेंसिंग। इसकी वजह से स्टेट की जो बजट बैलेंसिंग एबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर लोअर करने के लिए ये एक एक्ट हो सकता है। इशू ऑफ द बोरिंग पावर ऑफ स्टेट गारंटेड अंडर आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन केस फाइल्ड बाय द स्टेट ऑफ केरला। अभी जो ये इशू है स्टेट को जिस तरह से आर्टिकल 293 के अंदर गारंटी मिली हुई है बोरिंग से रिलेटेड, बोरिंग करने की जो पावर स्टेट्स को दी गई है, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के बिफोर है, और ये मैटर स्टेट ऑफ केरला के द्वारा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया गया था। देयर इज अ नीड टू स्ट्रेंथन आर्टिकल 293 को स्ट्रेंथ करने की जरूरत है। आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी स्ट्रेंथन इन द फॉलोइंग मैनर। आर्टिकल 293 को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। नंबर 1, अ कमीशन लाइक टू द फाइनेंस कमीशन एसेंशियल टू डिसाइड एनी इशू दैट मे अराइज रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ लोन अपॉन कंसिडरिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट एज वेल एज द सेंटर्स गोल ऑफ लिमिटिंग फिजिकल डेफिसिट। यहाँ पर जो फर्स्ट मैनर हो सकता है आर्टिकल 293 को स्ट्रेंथन करने के लिए, सबसे पहला जो इनिशिएटिव लिया जा सकता है वो ये लिया जा सकता है कि जिस तरह से फाइनेंस कमीशन होता है इंडिया के अंदर और एवरी स्टेट के अंदर, इसी तरह से एक कमीशन होना चाहिए जो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ स्टेट यानी स्टेट के फाइनेंशियल पोजीशन को कंसिडर कर सके एंड फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का उससे रिलेटेड डिबेट एंड डिस्कस इंडिपेंडेंटली तरीके से कर सके, और किस स्टेट को कब लोन अप्रूवल होना चाहिए या कितना लोन अप्रूवल किया जाना चाहिए, इससे रिलेटेड मैटर को डील करने के लिए फाइनेंस कमीशन की तरह एक अनदर कमीशन होना चाहिए। नंबर 2, देयर मस्ट बी प्रॉपर गाइडलाइंस विच आर टू बी एडहेयर्ड टू व्हेन द सेंटर एक्सरसाइज द वाइड पावर्स ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 293 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 293 के हिसाब से या 292 के हिसाब से यहाँ पर बोरिंग्स को डील करती है, कुछ स्टेट को जिस तरह से 293 के अंदर बोरिंग से रिलेटेड पावर मिली हुई है, इससे रिलेटेड इशू को डील करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सरसाइजिंग से रिलेटेड यहाँ पर एडहेरेंस उसका फिक्स किया जाना चाहिए।
और उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस इशू की जानी चाहिए। इट मीन जिस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का यूज करता है, स्पेशली आर्टिकल 292 के अकॉर्डिंग स्टेट को बोरिंग प्रोवाइड करने में उस पावर से रिलेटेड प्रॉपर गाइडलाइंस यहाँ पर रिलीज की जानी चाहिए, सो दैट स्टेट के साथ कोई इनजस्टिस ना हो। दिस adherence is crucial in maintaining a balanced fiscal framework between the center and state and which enhance cooperative federalism. Because cooperative federalism को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और इस तरह के अगर गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट के एडहेरेंस के लिए अगर लॉन्च की जाती है, तो ये सेंटर और स्टेट के बीच जो फिजिकल फ्रेमवर्क है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। When exercising the wide power granted under Article 293(4), the center should adhere to the following guidelines. अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को 293 के अंदर जो पावर मिली हुई है, उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस एडहेर करने के लिए यहाँ पर रिलीज की जानी चाहिए। अभी क्या क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं? नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। हैविंग अ कंसल्टेटिव प्रोसेस, उसमें कंसल्टेटिव प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। इंश्योरिंग इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फिजिकल ऑटोनॉमी। चार कुछ एडरेंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए। Transparency in decision making, thereby ensuring that the procedure and standards for accepting or rejecting government borrowing are transparent to the public. किस स्टेट के बोरिंग को एक्सेप्ट करना है, किस स्टेट के बोरिंग को रिजेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली होती है। ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होता है इससे रिलेटेड पब्लिक के सामने यहाँ पर रखा होना चाहिए। Having a consultative process where there is a consultation with state government before prescribing any terms or limitation on borrowing which enhance cooperative approach. किसी स्टेट को अगर बोरिंग की नीड है, उससे रिलेटेड कंसल्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ करना होगा। इससे कोऑपरेटिव अप्रोच को एनहांस किया जा सकता है। इंश्योरिंग इक्विटेबल ट्रीटमेंट वेयर देयर इज एन इम्प्लॉयमेंट ऑफ बोरिंग टर्म्स एंड रेस्ट्रिक्शन अप्लाई यूनिफॉर्मली फॉर और स्टेट टू एलिमिनेट प्रिजुडाइस और फेवरिज्म। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेट के साथ फेवरिज्म या प्रिजुडाइस अप्रोच फॉलो किया जाता है। इसको कम करने के लिए या फिर इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्री टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्लियरली ओपन होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोरिंग से रिलेटेड यूनिफॉर्मली तरीके से हर स्टेट के साथ यहाँ पर अप्रोच फॉलो करना चाहिए। एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फिजिकल ऑटोनॉमी, इंश्योरिंग दैट देयर इज अ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फॉर अ स्टेट, द रेस्ट्रिक्शन आर रीजनेबल एंड डू नॉट अनड्यूली हैम्पर स्टेट्स एबिलिटी टू मैनेज इट्स फाइनेंस इफेक्टिवली। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए, और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पर लगाना चाह रहा है वो रीजनेबल होने चाहिए, और उन रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू स्टेट की अपनी फाइनेंसेस को मैनेज करने की जो एबिलिटी है वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए। Adhering to these guidelines can ensure that the center's power under Article 293 are exercised fairly, transparently, and in a manner that support balanced fiscal management and cooperative federalism. इन सभी गाइडलाइंस को इंश्योर करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि उसे जो भी 293 आर्टिकल के अंदर पावर्स मिली हुई हैं वो फेयरली तरीके से इसके द्वारा एक्सरसाइज की जाए, ट्रांसपेरेंटली तरीके से एक्सरसाइज की जाए, और बैलेंस फिजिकल मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मैनर के साथ इन गाइडलाइंस को सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करे। Why expenditure on health declining in various countries, including India? What is issue? Recent trends in government health spending across low-income countries and lower middle-income countries reveal a worrying shift as nations approaching the deadline for the Sustainable Development Goal. Recent trends ये शो कर रहे हैं कि लो इनकम कंट्रीज और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में हेल्थ स्पेंडिंग काफ़ी कम हुआ है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ सभी कंट्रीज अप्रोच कर रहे हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है वो 2030 है, इसका डेडलाइन आने वाला है, और जो भी टारगेट है वो ऐसा लग रहा है कि उनको उन टारगेट को अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर स्टेट के अंदर हेल्थ स्पेंडिंग काफ़ी रिड्यूस होता जा रहा है। A World Bank paper examines government health spending in 63 lower income countries and lower middle income countries by analyzing data from 2019 to 23 with comparisons to pre-pandemic trends from 2015 to 2019। ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में 2019 से लेकर 23 तक और 15 से लेकर 19 जो 5-5 साल का यहाँ पर ये
रिकॉर्ड है, उसने यहाँ पर अबाउट 63 कंट्रीज को यहाँ पर, जो कि लोअर इनकम कंट्रीज हैं, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, इसके थ्रू ये डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया और यहाँ पर एनालाइज किया है कि किस तरह से कंट्रीज के अंदर हेल्थ स्पेंडिंग रिड्यूस होता जा रहा है। The data for the chart were sourced from the World Bank's paper titled Peaks, Declines and Mounting Risk and India's Budget Document। ये जो डाटा चार्ट किया गया है, ये वर्ल्ड बैंक के एक पेपर से यहाँ पर ये डाटा को कलेक्ट किया गया है। की पॉइंट्स ऑफ द स्टडी, अब इस स्टडी के की पॉइंट्स क्या क्या हैं? द स्टडी हाईलाइट एन इनिशियल स्पाइक इन द हेल्थ स्पेंडिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक फॉलोड बाय अ स्टडी डिक्लाइन। पैंडेमिक के टाइम पर हेल्थ स्पेंडिंग थोड़ा सा स्पाइक हुआ, उसके बाद इसमें स्टडी तरीके से डिक्लाइन हुआ। द एनालिसिस इंडिकेट्स द स्टडी रिडक्शंस आर मोर परमानेंट, चैलेंजिंग द नेसेसरी मोमेंटम फॉर हेल्थ रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट। ये जो एनालिसिस है इंडिकेट करता है कि जो स्टडी डिक्लाइन हुए थे ये कहीं ना कहीं एक परमानेंट नेचर का लग रहा है। इट मीन्स कोविड के बाद हेल्थ स्पेंडिंग में जो स्टडी डिक्लाइन हुए थे, ये डिक्लाइन ऐसा लग रहा है कि अब ये परमानेंट होने वाला है। हेल्थ स्पेंडिंग्स कंट्रीज के अंदर ज़्यादा नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये यहाँ पर जनरेट हो रही है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट थे हेल्थ से रिलेटेड, उन्हें मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है। लोअर इनकम कंट्रीज एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज आर सीइंग डिक्लाइन इन हेल्थ स्पेंडिंग पर कैपिटा। लोअर इनकम कंट्रीज और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में पर कैपिटा हेल्थ स्पेंडिंग काफ़ी डिक्लाइन शो हो रहा है। Between 2019 to 23, government health spending per capita grew only modestly as general government expenditure rose faster than health spending। 2019 और 23 के बीच यहाँ पर एक जो डाटा है उसको इवेल्यूएट किया गया, तो उसमें देखा गया कि पर कैपिटा हेल्थ स्पेंडिंग जो था वो मोडेस्टली तरीके से इंक्रीज हुआ है, बट ओवरऑल बजट के अंदर जो अदर सेक्टर में एक्सपेंडिचर हैं उनके अंदर अगर इंक्रीज देखा जाए तो फास्टर तरीके से उसमें इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स हेल्थ सेक्टर में स्पेंडिंग काफ़ी स्लो तरीके से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, बट हेल्थ को छोड़ दिया जाए, अगर अदर सेक्टर की बात की जाए तो अदर सेक्टर में जो स्पेंडिंग्स हैं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुए हैं। The paper underscores risk for 35 nations, including India, where government health spending per capita and health spendings budget share have dropped। इस पेपर की एक रिपोर्ट का अकॉर्डिंग यहाँ पर ये शो हो रहे हैं कि अबाउट 35 नेशंस के अंदर यहाँ पर रिस्क शो हो रहे हैं, जिसमें इंडिया भी आता है। इन 35 कंट्रीज के अंदर हेल्थ स्पेंडिंग पर कैपिटा काफ़ी डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड चैलेंज कंट्रीज के अंदर यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं। In 23 of these countries, projections by the International Monetary Fund indicate a likely contraction in government budget from 2023 to 2029। इन ओवरऑल कंट्रीज में से 23 कंट्रीज के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक प्रोजेक्शन किया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रोजेक्शन किया है कि 2023 से लेकर 2029 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 23 कंट्रीज के अंदर जो हेल्थ बजटरी एलोकेशन है वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। चार्ट 1, द एवरेज रियल गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग पर कैपिटा बाय इनकम ग्रुप्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोअर इनकम कंट्रीज और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर क्या रहा है इस ईयर में। हम देख सकते हैं कि लोअर इनकम कंट्रीज में 2019 में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर $10.1 रहा है, जबकि 2020 में ये $13.1 पर कैपिटा हो गया था। 2023 में ये थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, 2021 के कंपेयर में रिड्यूस हुआ है और $10.2 पर कैपिटा हो गया है। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की अगर बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि 2019 में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो रहा है वो $54.5 रहा है, 2021 में $64.1 हो गया था, जबकि 2023 में रिड्यूस होकर $57.6 पर आ गया था। चार्ट 2, द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ रियल ग्रॉस हेल्थ स्पेंडिंग पर कैपिटा। यहाँ पर हम देखेंगे कि 2015 से लेकर 2019 में और 2019 से लेकर 2023 में पर कैपिटा हेल्थ स्पेंडिंग किस रेट से यहाँ पर ग्रो हुआ है। 2015 और 19 की अगर बात की जाए, लोअर इनकम कंट्रीज में 4.2% के हिसाब से यहाँ पर कैपिटा हेल्थ स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ है,
लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2.4% के हिसाब से पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। पर 2019 से 23 की अगर बात की जाए तो इस पीरियड में जो पर कैपिटा हेल्थ स्पेंडिंग्स थी वो काफ़ी स्लो तरीके से यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। चार्ट 3 द एवरेज गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग टू गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर रेशो बाय द इनकम ग्रुप। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एवरेज गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिंग क्या रहा है लोअर इनकम कंट्रीज के अंदर, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर। 2019 में लोअर इनकम कंट्रीज के अंदर 6.2% के यहाँ हिसाब से यहाँ पर इंक्रीजिंग हुआ है। और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की अगर बात की जाए तो इनका स्पेंडिंग जो रहा है 2019 और 2021 में काफ़ी हाई रहा है, बट 2023 में इसका भी परसेंटेज यहाँ पर डाउन हुआ है। चार्ट फॉर द स्पेयर ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड टोटल एक्सपेंडिचर इन इंडिया। फिगर फॉर 2024 आर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 दे आर बजट एस्टिमेट। चार्ट 4 के अंदर ये शो किया गया है कि गवर्नमेंट की इंडियन गवर्नमेंट का इंडिया की जीडीपी के कंपेयर में हेल्थ पर कितना यहाँ पर एक्सपेंडिचर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2017 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये 1.97% हेल्थ बजट रहा है ओवरऑल जीडीपी का। इसके बाद ये 2.47% भी रीच कर गया था, बट 2023 की अगर बात की जाए तो 1.75% जीडीपी का हेल्थ पर एक्सपेंडिचर रहा है। In this issue, we will discuss what is mpox, which is also known as monkeypox. India viral illness caused by the monkeypox virus. Why news? In 2022-23, the World Health Organization (WHO) declared the then global outbreak of mpox a public health emergency of international concern. 2023-22-23 में WHO ने इंटरनेशनल लेवल पर एमपॉक्स को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनली डिक्लेयर किया था। इन अगस्त दिस ईयर द WHO declared mpox to be a public health emergency for the second time in the 2 years. 2024 में यानी इस ईयर अगस्त मंथ में भी WHO ने सेकेंड टाइम एमपॉक्स को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में डिक्लेयर किया है। व्हाट इज एमपॉक्स? Mpox or monkeypox is a rare zoonotic disease. Zoonotic disease means disease that is spread from animal to humans, caused by the monkeypox virus, which belong to the orthopox virus genus in the poxviride family. एमपॉक्स को मंकीपॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीज वो होते हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं। ये जो वायरस है ये पॉक्सविराइड फैमिली के ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से बिलोंग करता है। अदर डिसीज कॉज्ड बाय द वायरस फ्रॉम दिस फैमिली इंक्लूड स्मॉल पॉक्स, काउपॉक्स, वैक्सीनिया एंड मोर। पॉक्सविराइड फैमिली के इस वायरस की वजह से बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं, सच एज स्मॉल पॉक्स हो सकता है, काउपॉक्स, वैक्सीनिया एंड अदर डिसीज भी इसके थ्रू हो सकते हैं। एमपॉक्स वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट विद समवन इन्फेक्टियस विद कॉन्टेमिनेटेड मटेरियल और विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। एमपॉक्स वायरस जो होता है वो ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है, स्पेशली कोई ह्यूमन अगर एमपॉक्स वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ या मटेरियल के साथ कॉन्टैक्ट में आता है या एनिमल के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। Currently, two clades of genetic group of mpox exist. Clade 1, which is mostly found in Central and East Africa, and clade 2, which is linked to more cases in West Africa. Currently, mpox वायरस के यहाँ पर टू क्लेड्स पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रिवेल हैं। क्लेड 1 जो प्रिवेल है वो सेंट्रल एंड ईस्ट अफ्रीका में प्रिवेल है। क्लेड 2 की अगर बात की जाए तो वेस्ट अफ्रीका से इसका लिंक है। The 2022 आउटब्रेक was linked to clade 1 of mpox. 2022 में जो mpox का आउटब्रेक हुआ था ये clade 1 से इसका लिंक है। mpox virus was first discovered in Denmark in 1958 in monkeys kept for research, and the first reported human case of mpox was reported in a 9-month-old boy in Democratic Republic of Congo in 1970. फर्स्ट डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो mpox वायरस पहली बार 1958 में डेनमार्क के अंदर एक मंकी के अंदर यहाँ पर ये वायरस फाइंड आउट किया गया था, जो कि एक रिसर्च के लिए रखा गया था। ह्यूमन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट टाइम 1970 में रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर यहाँ पर 9-month-old बॉय के अंदर ये वायरस फाइंड आउट किया गया था। द एग्जैक्ट सोर्स ऑफ एमपॉक्स रिमेन्स अननोन, बट स्मॉल मम्मल्स लाइक स्क्विरल्स एंड मंकीज आर बिलीव टू बी कैरिड। एमपॉक्स वायरस का एग्जैक्ट सोर्स क्या है ये अभी तक अननोन रहा है, बट ऐसा यहाँ पर देखा गया है कि ये जो वायरस है स्क्विरल्स और मंकी के थ्रू यहाँ पर स्प्रेड होता है।
WHO decided to change the name of monkeypox to mpox in November 2022 following racist insinuations towards some communities following the outbreak earlier that year. नवंबर 2022 में WHO ने मंकी पॉक्स को एमपॉक्स नेम से रीनेमिंग किया बिकॉज वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज के अंदर कुछ कम्युनिटीज को इस नेम से प्रॉब्लम हो रही थी। सिम्टम्स एमपॉक्स वायरस इन ह्यूमंस क्रिएट एज रेसेस ऑन द बॉडी। अगर किसी पर्सन को एमपॉक्स हो जाता है तो बॉडी पर रेसेस शो हो सकते हैं। अदर सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, सच एज फीवर हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है एंड हेडेक हो सकता है, मसल एसिस हो सकते हैं, ब्रेन बैक पेन हो सकता है, लो एनर्जी एंड स्वेलन लिम्स नोड्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके सिम्टम्स टिपिकली 2 to 4 वीक्स तक रह सकते हैं। चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड जो पर्सन है वो इसके काफ़ी हद तक ये वायरस इन पर्सन को काफ़ी हद तक इन्फेक्टेड कर सकता है। द करंट आउटब्रेक अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन August 12, 2024, देयर इज एन ऑनगोइंग मल्टी कंट्री आउटब्रेक ऑफ एमपॉक्स। WHO की अगस्त 12, 2024 की जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एमपॉक्स अब मल्टी कंट्री आउटब्रेक हो चुका है। According to data collected from the national authorities, 99,176 cases of mpox were confirmed between January 1, 2022 and June 30, 2024, and 208 people died. नेशनल अथॉरिटीज के डाटा के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2022 से लेकर जून 30 तक यहाँ पर अभी तक 99,176 केस एमपॉक्स यहाँ पर मिल चुके हैं, जिनमें से 208 पीपल का डेड हो चुका है। इट मीन्स अबाउट 1 लाख तक अभी एमपॉक्स के केसेस पूरे वर्ल्ड के अंदर फाइंड आउट किए जा चुके हैं। द आउटब्रेक हैज अफेक्टेड 116 कंट्री एंड इज द वर्स्ट इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड नेबरिंग कंट्री। बात अगर आउटब्रेक की जाए एमपॉक्स के, तो अबाउट 116 कंट्रीज के पीपल को इसने अफेक्ट किया है। सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो DRC और इसके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन कंट्रीज को इसने किया है। आउट ऑफ द केसेस रिपोर्टेड इन जून 2024, अमेरिका अकाउंटेड फॉर 19% ऑफ दोज व्हाइल 11% वर रिपोर्टेड इन यूरोप। जून 2024 में ओवरऑल जितने भी एमपॉक्स केसेस यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर शो हुए थे, उसमें से 19% जो केसेस थे वो अमेरिकन के अंदर फाइंड आउट किए गए थे, जबकि 11% यूरोपियन लोगों के अंदर फाइंड आउट किए गए थे। Between July and August 2024, 4 new countries in Eastern Africa, Burundi, Kenya, Rwanda, and Uganda reported their first mpox cases. बात अगर जुलाई और अगस्त के डाटा की जाए, अफ्रीका के कुछ ईस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली 4 ईस्टर्न कंट्रीज तक भी एमपॉक्स वायरस पहुंच चुका था, जिसमें बुरुंडी, केन्या, रवांडा एंड युगांडा। The WHO has regarded the global mpox outbreak to an acute grade 3 emergency, which is the highest on the list. WHO ने एमपॉक्स को एक ग्लोबल एमपॉक्स आउटब्रेक के तौर पर डिक्लेयर किया और इसको स्पेशली ग्रेड 3 इमरजेंसी कैटेगरी में डाला है, जो कि एक हाईएस्ट लिस्ट होती है। अ ग्रेड 3 इमरजेंसी रिक्वायर मेजर टू मैक्सिमल रिस्पॉन्स फ्रॉम द WHO। अगर किसी प्रॉब्लम को या किसी डिसीज को अगर ग्रेड 3 इमरजेंसी के अंदर पुट कर दिया जाता है, तो इसका मीनिंग है कि WHO का यहाँ पर मैक्सिमम रिस्पॉन्स होगा और WHO इस प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी अलर्ट है। व्हाट इज ट्रीटमेंट? करंटली देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर एमपॉक्स। करंटली एमपॉक्स का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। WHO रिकमेंड सपोर्टिव केयर सच एज मेडिकेशन फॉर पेन और फीवर फॉर पीपल हु नीड इट, बट सिम्टम्स यूजुअली गो अवे ऑन देयर ओन। WHO ने कुछ केयर से रिलेटेड सपोर्टिव यहाँ पर रिकमेंड किए हैं सपोर्टिव मेजर्स सच एज मेडिकेशन, पेन की कंडीशन में, फीवर की कंडीशन में मेडिकेशन का ध्यान रखना होगा। People suffering from mpox are advised to stay hydrated, eat well, get enough sleep, avoid scratching their skin, take care of their rashes by cleaning their hands before and after touching lesions, and keep skin dry and uncovered. WHO ने कुछ यहाँ पर मेजर्स रिकमेंड किए, सच एज स्टे हाइड्रेटेड रहने के लिए इसने बोला है, और ईट वेल एंड एनफ स्लीप के लिए इसने बोला है। स्किन को स्क्रैचिंग नहीं करने। रैसेस अगर बॉडी पे हो जाते हैं तो उन्हें हमें बेटर तरीके से केयर करना होगा। ये कुछ मेजर्स हैं जो कि WHO की तरफ से उन पर्सनस के लिए जो कि एमपॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड है, उनको फॉलो करने चाहिए।